लद्दाख को लेकर दिल्ली में बातचीत और मुज़ाकरात की शुरुआत हो गई है, क्योंकि सब कमेटी की मीटिंग हुई और उससे कई बातें निकल कर आई हैं कि लद्दाख एक बार फिर पटरी पर लौट रहा है। लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको सरकार को सुनना ही होगा। कल क्या बातचीत हुई और उससे क्या निकला, इसी पूरे मौजू पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं एपेक्स के मेंबर और खुद मीटिंग में शामिल रहे अशरफ अली बर्चा साहब। अशरफ साहब, मीटिंग को लेकर आप कितने पॉजिटिव हैं? क्या दूसरी मीटिंग होने जा रही है? क्या कुछ निकलने जा रहा है? जी हाँ, कल जो मीटिंग हुआ था एपेक्स केडीए के मेंबर और एमएचए के ऑफिसर्स के भी दरमियान में, तो उसमें हमारा मेन मुद्दा तो 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे था और उसके साथ साथ ही कुछ अभी 24 सितंबर के बाद इंसिडेंट में जो वाक़या हुआ है उसके बारे में भी कुछ बातें वहाँ पे हुई। लेकिन बातचीत जो है बहुत ही ओपन हार्ट के साथ हुआ दोनों तरफ से। एमएचए के तरफ से भी बिल्कुल ही फराग दिली दिखाया उन्होंने कि बोला कि बिल्कुल ही एक ओपन टॉक है हमारा। तो हमारे तरफ से भी तुफ्तान साहब ने भी बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रेजेंटेशन किया, जो डिमांड के बारे में बहुत अच्छी तरह से उनको बात को बिठाया और एक खुशगवार माहौल में हुआ। अब अभी बातचीत सिलसिला जारी है अभी। क्यों आपने कहा ओपन हार्ट, तो क्या ये जो ओपन हार्ट है, ये फराख दिली जो है, क्या ये 6 शेड्यूल को लेकर सामने आएगी? क्या इस तरह की आप लोगों को तवक्को और उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, हमें यही उम्मीद लग रहा है। जब बातचीत से तो सारे बातों का हल निकलेगा और बातचीत किस माहौल में होता है और किस नजरिए से होता है उस पर तो डिपेंड करता ही करता है। कल तो हमें यही लगा कि सरकार की तरफ से भी बिल्कुल ही ओपन हार्ट के साथ बातचीत के लिए तैयार थे। हम भी अपने पक्ष को अच्छी तरह से उनको सुनाया और उन्होंने सुना और उसके बाद डिलीबरेशन अच्छी तरह से हुई और लद्दाख को लेके किस तरह के सेफगार्ड होना चाहिए या किस तरह से डेमोक्रेटिक एक सेटअप हम बनाने जा रहे हैं, उस पर अभी बातचीत चल रहा है। कुछ सजेशंस आए होंगे इसको लेकर। एक तो 6 शेड्यूल है, सरकार की तरफ से कोई और किस तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल जो भी अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्राविधान है सेफगार्ड को लेके, उन सब पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं और उन सब पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जी, जैसे कि 6 शेड्यूल है और भी सारे प्रोविजंस है। 71 की बात भी एक वक्त में 71 की बात भी चल रही है। देख रहे हैं इसमें जो भी लद्दाख के लिए सही रहेगा, शायद उसी पे ही हमारा उम्मीद है कि बात उसी पर ही निकल के आएगा। सोनम वांगचुक जी जब अनशन पर बैठे थे तो उनकी एक नाराजगी ये थी कि बातचीत में बहुत देरी हो रही है और उसके बाद लद्दाख ने बहुत कुछ देखा है। न सिर्फ 24 सितंबर का वायलेंस देखा, खुद सोनम जी की गिरफ्तारी देखी, एनएसए लगना देखा, साइलेंट मार्च, इंटरनेट बंद, तमाम चीजें देखी हैं। तो ये जो तमाम चीजें देखी हैं, किस हद तक जो है अब हालात जो है आगे की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अगली मीटिंग जो है कब होगी, आखिर कितनी जल्दी होगी? नहीं, अगली मीटिंग के लिए हफ्ते भर में अगला मीटिंग होगा। अब देखिए, लद्दाख में जो भी है 24 सितंबर को जो भी वाकया हुआ है, सोनम वांगचुक साहब तो बिल्कुल ही एक पीसफुल मूवमेंट चला रहा था। वो पिछले कई सालों से चला रहा है। अब लोगों ने भी देखा है कि बल्कि लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च किया, ये तो सबसे गवाही देता है कि वो कितना पीसफुल चाहते थे। लेकिन 24 सितंबर को जो भी वाकया हुआ उसमें एक रीज़न ये है, देखिए, लोगों को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया गया यूटी बनने के बाद और लोगों के एस्पिरेशन भी बहुत बढ़ गया था कि अब यूटी बन गया तो हमारे सारे मसलों का हल निकल जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें तजुर्बा के साथ आदमी को सीख लेते हैं। लेकिन कुछ सालों के गुजरने के बाद हमें ये लगा कि कुछ मिलने की बात तो नहीं है, जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है अभी। जो पहले सेटअप में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता था, अब तो उससे भी गए हम। तो इससे हमारे जवानों में खासकर जो पढ़े लिखे लोग, जो अभी आजकल अभी देखिए लद्दाख में काफ़ी बच्चे हाईली एजुकेटेड है, स्कॉलर है, PhD है, MA है, बिल्कुल हाईली एजुकेटेड लोग हैं। तो उनका एक अपना एक एस्पिरेशन तो होता है। जवानी के दौर में तो कौन क्या अपने सारे सपने जो देखते हैं लोग, तो उस पे जब नहीं उतरते हुए देखा तो लोगों में एक बड़ास था। तो वो धीरे धीरे देखते आया कि 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद भी भाई कुछ होने को नहीं आ रहा है, तो शायद उनको लगा कि भाई ये तो कुछ हमारे साथ गलत ही चीज़ हो रहा है, तो उनकी जज्बात उभर आए। तो उसका एक नतीजा था। जो कहा जा रहा है कि लगभग 3500 के करीब नौकरियां जो हैं वो मिली हैं, क्या ये काफी नहीं थी या ये जमीन पर नाराज? आप ही अंदाजा लगाइए। अभी रिसेंटली 500 पोस्ट का, वो भी डिस्ट्रिक्ट कैडर के 500 पोस्ट का एडवर्टाइज हुआ है, जिसमें 46,000 लोगों ने
फॉर्म भरा है। अब आप बताइए 500 कहाँ तो 46 कहाँ, कल वो मिलेगा भी 500 को मिलेगा, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? तो ये सारे लोग जो, क्योंकि लद्दाख की आबादी लगभग 3-3.5 लाख है, क्या ये सब लद्दाख के ही लोग हैं या बाहर से भी लोगों ने अप्लाई? नहीं, लद्दाख के ही लोग क्या, अब तो लद्दाख के ही लोग भरेंगे। बाहर के लोगों के लिए तो वो डोमिसाइल वाला हमने इशू जो किया है, क्लियर किया, इसके बाद तो लद्दाख के ही लोग हैं, सारे लद्दाख के ही बच्चे हैं। तो इसमें अभी एम्प्लॉयमेंट देखिए, लद्दाख का इकोनॉमी जो है सैलरी बेस्ड है। आज तक जितना भी लद्दाख को आगे बढ़ाया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की वजह से, इसकी वजह से लोगों की हालत बेहतर हुई है। अब अगर ये रुक जाता है तो लद्दाख की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और जो कुछ पिछले सालों में कुछ सेविंग किया है, कमाया है, वो खा पी के ख़त्म हो जाएगा, तो सीधा हम लोग सड़क पे पहुंच जाएंगे। तो वहां से फिर ऊपर उठना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले हम बोलते हैं सरकार से कि कोई ऐसा एक समाधान हमें चाहिए जिससे ये हालत, ये परिस्थिति हमारे सामने ना आए। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इतने लंबे वक्त से बात कर रहे हैं, 2-2.5 साल से हम भी आपको कवर कर रहे हैं, जो बातचीत हुई है वो कितना जमीन पर आई है, कितना लागू हो पाया है? नहीं, बातचीत हुआ, अभी जो डोमिसाइल वाला इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया है, उस पर भी सरकार काम कर रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसमें तेजी लाने की जरूरत है। सरकार थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें तेजी लाए, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें जल्दी से कुछ कार्रवाई करके बच्चों को जितने से जितने जल्दी हो सके उनको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलना चाहिए। अब जो आप बता रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद लगभग मीटिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी, उसमें कोई बात तय हुई है कि 6 शेड्यूल पे मीटिंग होगी, स्टेटहुड पे होगी, कोई एजेंडा कुछ तय हो पाया है अभी तक? नहीं, एजेंडा तो फिलहाल यही है कि एजेंडा हमारे तरफ से है ना, हमारा 6 शेड्यूल और इस पर है। अब उसी पर तो बातचीत आगे चल रहा है, उसी में तो एक समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से इन दोनों चीज को, जो लद्दाख के लोगों की जो एस्पिरेशन को है, किस तरह से हम इसको हल निकाला जाए। ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, क्योंकि हमने हर बार देखा है कि लद्दाख में लेह ने भी काफी कोशिश की थी कि पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से काफी ज्यादा जोर लगाया कि मैंडेट जो है लेह को मिले या फिर करगिल को मिले। करगिल में भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कामयाब हुए हैं। तो ये जो 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इशू है, ये किस हद तक जो है सरकार की समझ में आ रहा है? नहीं, वो सरकार समझ गया है, उस पर तो उन्होंने ये भी बोला, अभी जब तक ये जो पाबंदी हट नहीं जाते हैं तब तक दिल्ली में उसका फिर उसके बाद इसका होना ही है। क्योंकि आप देखिए लद्दाख का 65,000 किलोमीटर एरिया को एक एमपी को रिप्रेजेंट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी टफ टेरेंट है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम ऐसा इलाका है जिसको कहीं करने के लिए 2-3 दिन जाना पड़ता है। तो ऐसे में तो एक एमपी की बस की बात नहीं। और दूसरा जो लेह और करगिल में दोनों में आपस में हमेशा एक तनातनी रहा, जब भी एमपी इलेक्शन होता है तो लेह वालों की तरफ से ये लेह की तरफ एमपी को लेने की कोशिश रहा है, करगिल वाले करगिल की तरफ लेने की कोशिश। हम चाहते हैं कि इस तनातनी को खत्म करे, लोगों के बीच में अमन शांति आ जाए, इसके लिए 2 एमपी दे दिया जाए, तो ये मसला हमारे लिए हमेशा के लिए हल हो जाएगा और आगे हमें इस तरह की फ्रिक्शन और डिफरेंसेस नहीं रहेंगे। किस हद तक लेह अपेक्स बॉडी यानी लेह और करगिल दोनों एक साथ खड़े हैं लद्दाख के इशू पर? किस हद तक तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब लेह से ऐलान हुआ अपेक्स बॉडी की तरफ से, तो करगिल के लोगों ने कहा नहीं, हम भी बातचीत में नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए ना, लेह और करगिल का जो भी इशू से आइडेंटिकल है, जो लेह में मसला है वो करगिल में है, जो करगिल में मसला है वो लेह में है। हमारा सब कुछ एक है। देखिए, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन सब कुछ है एक्सेप्ट रिलीजन। करगिल में मुस्लिम मेजॉरिटी है और लेह में बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। और हम तो ये चाहते हैं, ये तो और भी अच्छी बात है कि भाई अगर हम लोग मिलजुल के आगे आ जाएंगे तो हमारे लिए वो इश्यूज भी नहीं रहेंगे जिसमें होते हैं ना कि भाई पोलराइजेशन होने की, इसका वो इशू भी रिजॉल्व होने वाला है। तो हम चाहते हैं सरकार को भी इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के अगर बातचीत करे तो वाकई अगर सरकार लद्दाख को लेके लद्दाख को एक रोल मॉडल, एक स्टेट बना के रेस्ट ऑफ इंडिया को दिखाया जा सकता है। अगर सोनम वांगचुक की बात करें, वो लगभग 1 महीना 26-27 दिन हो गए उनको जेल में। 2 तरह के नैरेटिव उनको लेकर मुल्क में है। एक नैरेटिव ये है कि वो गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, और एक नैरेटिव ये है कि उनका फॉरेन लिंक है और तमाम बातें जो है उससे लद्दाख के लोग नाराजगी भी जाहिर की लद्दाख के लोगों ने। आखिर सोनम वांगचुक जी का जो खानदान है, उनकी जो फैमिली है, वो उनका जो है बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आप एपेक्स से हैं, लेह से हैं, आपने देखा होगा। जी। नहीं, सोनम वांगचुक साहब के फादर साहब भी पॉलिटिक्स में रहा है। वो बिल्कुल पायनियर पॉलिटिशियंस में लद्दाख के
जो 47 के बाद लद्दाख में जो पहली बार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बना है, बकुला रिम्पोचे के साथ साथ काम करने वाले लोगों में थे, उसमें मेरा फादर भी हुआ करता था। इसी तरह लद्दाख के बहुत सारे बौद्ध मुस्लिम दोनों लीडर हुआ करते थे और सोनम वांग्याल उस ज़माने का मंत्री भी रहा हुआ है। तो आंगचुक साहब उन्हीं का लड़का है। तो अभी भी जो आंगचुक ने जो किया है, इसका बड़ा पीसफुल मूवमेंट है। आंगचुक ने देखिए, पहले यूटी बनने के बाद सबसे पहले बधाई देने वालों में भी एक आंगचुक साहब खुद था। आंगचुक साहब खुश था कि आंगचुक साहब सोचा कि भाई अब लद्दाख में जो हम जिस तरह से हम चाहते हैं शायद वही हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे देखते गया तो जो सोच रहा था उस सोच पे नहीं पहुंच रहा था, समझे ना आप। तो उसके बाद सिर्फ आंगचुक साहब ही नहीं, तमाम सारे लद्दाखियों ने ये रियलाइज़ कर दिया पिछले 4-5 सालों में, जब तजुर्बा हुआ कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाने वाला, क्या होने वाला हमारे साथ। तो उसको लेके सारा स्ट्रगल चल रहा है अभी। अच्छा, इनका जो लद्दाख के लोग, हमने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, उसमें अलग अलग नाम से देखा, बल्कि एक जो लड़का था सोहेब, जिसने सोनम वांगचुक का रोल किया था, फुंगसुक वांगडू का रोल किया था, मैंने उससे बात भी की थी। लेकिन सोनम वांगचुक का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है लद्दाख की सोसाइटी में, आम लोगों के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका? देखिए, एजुकेशन में सोनम वांगचुक साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया रहा है। एजुकेशन में बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा उन्होंने ही दिया है। अभी जो बच्चे पहले जब पढ़ते थे वो रटिफिकेशन वाला ये वाला, जो आगे जाके बच्चे रुक जाते थे, तो उसमें एनालिटिकल एजुकेशन जो बच्चों को लेना चाहिए था, उसका उसने एक दौर चलाया। और सबसे पहले तो उन्होंने जो फेलियर्स थे, जो मैट्रिक में जो पास नहीं होते थे, 1-1, 2-2, 3-3 बार फेल हो गया होता है, उन्हीं बच्चों को ला के उसने सबको दिखा दिया कि अगर पढ़ाने का तरीका ठीक हो, मंशा सही हो, तो बच्चों में कमी नहीं होता। वही फेलियर बच्चे जो बाद में वहाँ से पढ़ लिख के कोई इतने अच्छे अच्छे काम करने लग गए, जो हम सब लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वाकई इसमें हमारे पढ़ाने में, समझाने में कोई कमी पेशी रहा है कि बजाते खुद हम में कोई कमी नहीं है। स्कूल बनाए उन्होंने, क्या बनाया उन्होंने? वहाँ सिकमोल स्कूल बनाया है, वहाँ पे बिल्कुल उनको रेजिडेंशियल एक उनको स्कूल चढ़ाते हैं। उसमें बच्चों को हर तरह के एजुकेशन देते हैं। उसमें बिल्कुल एग्रीकल्चर से लेके, इन्वायरमेंट से लेके, ये जो पढ़ने लिखने का सब कुछ जो ना कन्वेंशनल एजुकेशन, हर चीज़ को समेट के उनको बच्चों को दिखाते हैं। तभी तो वो बच्चे बिल्कुल हर तरह से बिल्कुल एक सक्षम, एक पढ़ा लिखा जवान बन के बाहर आ जाता है और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करता है। तो ये चीज़ जो है सुना, अभी हयाल भी उसी लाइन पे चल रहा है, बहुत बड़ा है। हयाल ने बिल्कुल, हयाल में अभी आंगचुक साहब खुद भी बोल रहे थे कि भाई हयाल की वजह से आप देखो ये जो वहाँ यहाँ की जो मतलब ज्ञान जो है वो बाहर विदेश की कंपनियों ने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये तो बड़ी हयाल क्या है? ये हयाल क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, क्या है? बिल्कुल, ये एक इंस्टीट्यूट है, एक अल्टरनेटिव एक यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है, जो बिल्कुल माहौलियत को लेके सारी चीज़ों को आज के दौर के हिसाब से क्या कुछ सीखना चाहिए बच्चों को और आज के दौर के हिसाब से क्या समझ रखना चाहिए, वो एजुकेशन वहाँ पे दिया जा रहा है। आज की इन्वायरमेंट को लेके किस तरह से हमें लोगों को जानकारी होना चाहिए और उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है, ये एजुकेशन वहाँ पे मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से सोनम वांगचुक का उस लिहाज से तो वो, चाहे वो एक एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए साइंटिस्ट, एज ए इंजीनियर, उसने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, ना सिर्फ लद्दाख को बल्कि पूरे इंडिया को दिया है। हमारे फौज को देखिए ना, फौज को हमारे लद्दाख में जब बॉर्डर्स पे जहाँ सर्दी, बहुत सर्दी है, वहाँ पे लोगों को हीटिंग सिस्टम के लिए इतने तेल जलाते हैं जिससे पॉल्यूशन को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन सोनम वांगचुक ने एक सॉल्यूशन निकाला कि सोलर हीटेड उन्होंने टेंट बनाया। अगर पूरी तरह से सारे फौज को दिया जाए तो एक तो बहुत बड़े लेवल पर एक इकोनॉमिक सेविंग हो जाएगा और दूसरी तरफ से पॉल्यूशन कंट्रोल में इतनी बड़ी मददगार होगी। तो एक बहुत बड़ा एक अनोखा एक चीज़ें इन्होंने दिया है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अगर हम आज के दौर में नज़रअंदाज कर रहे हैं तो मैं तो लगता है कि गवर्नमेंट का जो मिशन है लद्दाख को बोलता है कार्बन फ्री एक न्यूट्रल एक जगह बनाना है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक मददगार था, एक बहुत बड़ा जरिया था। अब उसी को फिर धक्का लगेगा। लेकिन हमने खबर सुनी कि जो उनको जमीन दी गई थी लीज पर, वो जमीन ले ली गई, वापस ले ली गई। नहीं, अब अभी देखिए ना, अब वो तो अभी खैर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकला है, लेकिन अभी उसमें ऐसी भी बात नहीं होगा, उसमें बहुत सारे बातें होगा, इन्होंने अपनी पक्ष भी रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आगे देखने के बाद ही हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, वो वहाँ पर लद्दाख में किस तरीके से रहते हैं? कहा जाता है फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन लिंक जोड़ दिया गया, तमाम बातें। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें नहीं लगता कोई फॉरेन फंडिंग वंडिंग कोई नहीं होता है वहाँ पे, कुछ ऐसी बात नहीं है। और अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ की एजेंसियाँ क्या सो रहे थे अभी तक?
कि कल पता चला। तो ये जो फॉरेन फंडिंग जो है सिर्फ 24 सितंबर के बाद ही हुआ था क्या? तो इसको तो बहुत पहले का होता। तो ये सब चीज़ें तो ऐसी ही है खामखा। उस वक़्त मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में हड़बड़ाई में कुछ ऐसे बयान देने लग गया जिसका कोई हकीकत नहीं, जिसका कोई बहस नहीं। अच्छा, सोनम वांगचुक जी लद्दाख के लिए क्या मायने रखते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि मुल्क में बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, तो सोनम वांगचुक को लद्दाख के लोग किस तरीके से देखते हैं? नहीं, सोनम वांगचुक को हमें लगता है ना सिर्फ लद्दाख बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी बातों से इतने प्रभावित होते हैं लोग जो है ना, उनकी बातों में सच्चाई है। वो दिल से जो बात बोलते हैं, वो दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान की भला हो, हिंदुस्तान एक बिल्कुल एक मॉडल एक कंट्री बनाने के वो जिस तरह से वो सोच रखते हैं, तो उस पर जब वो बातचीत करते हैं तो लोगों के दिलों को छूता है। तो इसलिए तो उसके सपोर्ट में आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आवाज़ उठ रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। अभी जो आप लोगों की बातचीत हुई है उसमें सोनम वांगचुक जी की भी बात भी रखी गई थी। 29 तारीख को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उनका जो ग्राउंड है, बहुत सारे वीडियोज सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि ग्राउंड है, इसकी वजह से इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। ये जो वीडियोज तो तमाम जगह चलाए गए, उसको ग्राउंड बनाया गया, इसको आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आप कोर्ट संज्ञान ले लेगा, उसका कोर्ट देखेंगे, इसमें तो हम कुछ टिप्पणी नहीं दे सकता है। जब आप कोर्ट में जब ये सब जुडिस है तो कोर्ट में जब गया तो कोर्ट इन सब चीज़ों का जायजा लेगा कि ये इसमें कहाँ तक हकीकत है क्या, वो तो कोर्ट बेहतर जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत तफसील से बात की। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।